नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक पेंशन अपडेशन से रिलेटेड मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, जिसमें कि एआईबीआरएफ जो कि एक पेंशनर्स की फेडरेशन है, उसके द्वारा एक सर्कुलर लेटर इश्यू किया गया था। उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाए गए थे बैंक पेंशन अपडेशन से रिलेटेड और एमसी सिंगला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया था, चर्चा की थी और उस चर्चा के आधार पर काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था उस वीडियो को। अब इस संबंध में एआईबी पार्क जो दूसरी पेंशनर्स की फेडरेशन है, उसके द्वारा भी एक सर्कुलर निकाला गया है, जिसमें कि जो एआईबीआरएफ द्वारा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स रेज किए गए थे, उनका जवाब दिया गया है। दोस्तों, ये 3 पेज का लेटर है, लेकिन इस लेटर में काफ़ी क्लैरिफ़िकेशंस हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको पूरा कवर कर लिया जाए और हर पॉइंट पे चर्चा की जाए, तो ज़्यादा ठीक है। आइए हम एआईबी पार्क के उस लेटर पर चर्चा करें। ये ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन है, एआईबी पार्क, जिन्होंने सर्कुलर नंबर 39-24 जो कि 26 अप्रैल 2024 का है, उसके माध्यम से सभी अपने मेंबर्स को, गवर्निंग काउंसिल को, स्टेट सेक्रेटरीज को, स्पेशल इनवाइटीज को, एडवाइजर्स को, एफिलिएट्स को और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीबीपीआरओ एंड मेंबर्स, इन सब के लिए एड्रेस किया है। इसमें डियर कॉमरेड्स, subject updation of pension, the case pending before the Supreme Court, MC Singla and others. Point number one is some of our members in a mood of anxiety and anguish have drawn our attention to a circular issued by retirees organization on the above subject as on a recent date. The aim and purpose of the such communication, though apparently innocent and academic in nature, is really distressing to the core because its real intention is to supply argument to the management, be in the present case or person opposing the case by relying upon certain arguments which are ill conceived and unfounded. We like to go parawise to convey to our members the real position. तो ये वाकई में जो लेटर दिया था एआईबी आरएफ द्वारा, वो लेटर काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, जिसकी जो कि कोशिश की गई थी कि उस लेटर में जो आईबीए की और यूएफबीयू की इंटेंशन है, उसको सपोर्ट किया जाए। और उसमें एक ये दूसरे पॉइंट में उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया था, उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट एआईबी पार्क द्वारा ये अपने व्यूज दिए हुए हैं। ABA has taken the decision to allow ex gratia to pensioners because of pendency of various court cases. As against this, our views are nothing bars settlement of updation even though it is sub judice. IBA settled in 8th bipartite settlement the anomaly of 1616-1684 DA merger or basic pension, but prospectively, although the issue was sub judice. Later on, pensioner won legal battle and got the area with the retrospective effect. So we reiterate that stand of IBA not to resolve the issue of updation as the matter is sub judice is lame excuse. In the past also, when the negotiation processes were on, same were challenged in the courts, but settlement were concluded despite being sub judice. Anybody buying the idea of the matter sub judice as hindering factor for resolution of a pension updation are questionably siding with the IBA, causing disservice to the rightful entitlement of updation as per Regulation 35(1) of बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशंस। ये बिल्कुल सही कंक्लूजन दिया गया है और मैंने भी इसी प्रकार का कंक्लूजन दिया था
जब मैंने इस पॉइंट पे अपने कमेंट्स किए थे पिछले वीडियो में कि ये केवल आईबीए को सपोर्ट करने के लिए, ईएफबी को सपोर्ट करने के लिए एआईबीआरएफ एक उनका राइट हैंड का काम कर रहा है और पेंशनर्स को कंफ्यूज कर रहा है, पेंशनर को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इस भ्रम में रहें कि ये एमसी सिंगला केस में कोई जान नहीं है और हम लोग नहीं जीत पाएंगे और इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल अपडेशन के जो मुद्दा है उसको लिंगर ऑन करने की जो आईबीए की साजिश है उसको सपोर्ट करने के लिए एआईबीआरएफ ने अपना वो लेटर इशू किया था। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एआईबीआरएफ तो जो एआईबी के द्वारा संचालित यूनियन वर्कमैन यूनियन है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी श्री वेंकट चलम है, एआईबीआरएफ उनको सपोर्ट करने के लिए ही काम करता है। और ये जो लोगों के रिटायरीज के मन में ये बात आई है, ये इनकी उनकी उन एक्टिविटीज से ही आई है जो कि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। कभी एक्स ग्रेसिया के लिए भी मांग रहे हैं, कभी एक्स ग्रेसिया को अपडेशन मान रहे हैं, कभी एक्स ग्रेसिया को ही फुल अपग्रेडेशन के लिए कह रहे हैं। ये सब जुडिस वाला मामला भी ये उसी ढंग से है जो कि आईबीए की भाषा को ये एआईबीआरएफ गाता रहता है। थर्ड पॉइंट है, देयर हैड बीन सिग्नल्स एंड फिलर्स from certain quarter that 100% DA utilization would be considered if retirees agreed to withdraw court case as against this our views are. This is well known to all members and the affected person that the issue as stated above was rudely opposed by the powerful coterie by telling openly that there was no merit in the demand, and one of the probable reasons behind such an unreasonable utterance is that out of constituency represented by the said organization, almost 90% had been getting 100% DA as their entire basic pay fell within the one slab of 100% DA, and the balance 10% had only a minuscule portion of basic pay fell in the second slab, getting slightly less than 100% DA. It is a sad experience for us when we met a delegation of AIB Park along with our Tamil Nadu state functionaries, the top leaders of EOBU, in his office requesting for extension of 100% DA to pre-November 2002 retirees. Our request was rejected outright when we pointed out that 8th bipartite settlement only stated that the DA is switched to uniform rate from 1st February 2005 and never stated that it would not be available to pre-November 2002 retirees. Came the revelation that it was subsequently much later after the settlement was signed suo moto IBA communicated to the bank to exclude the pre-November 2002 retirees from the 100% DA neutralization. It is still mystery who gave the nod to this wrong interpretation by IBA. It is still a great mystery why the denial of uniform DA was not resolved amicably instead of citing the same excuse that the matter was sub judice. Below, we reproduce the verbatim extract of the relevant clause in respect of the dearness allowance from tapering DA to uniform DA in the 8th bipartite settlement, May 2005. For the period from 1/11/2002, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of the 4 point over 2288 point in quarterly average of all India average working class consumer price index journal base 1960 is equal to 100 at the following rate. Point number one,
0.18% of pay up to 9,650 plus point number two, 0.15% of the pay above rupees 6,500 and up to 15,350 plus. Third, 0.09% of the pay above rupees 15,350 and up to 16,350 plus. Fourth point, 0.04 of the pay above rupees 16,350. On and from 1 to 2005, dearness allowance shall be payable from for every rise or fall of the point over 2288 point in the quarterly average of all India average working class consumer price index journal base 1960 is equal to 100 and at 0.18% of the pay. It is really perplexing as to why the negotiating union did not insist on implementation of a DA clause properly for all, including pre-November 2002 retirees. Instead, the negotiating union preferred to question the wisdom of the individual retirees petitioner for approaching the honorable court. In the same way, unfortunately, the negotiating unions are also not insisting for implementation of Regulation 35(1) regarding updation, which was duly amended in 2003 and available in the Bank Employees Pension Regulation in black and white. In the Honorable Supreme Court regarding the 100% DA utilization case, there was a suggestion by the Honorable Bench to refer the issue to a larger bench while hearing the review petition. But unfortunately, the suggestion was not taken. Then the judgment was kept under reserve for nearly 9 months. When the judgment was delivered, surprisingly, it is stated that conversion factor of tapered DA at 0.24 to retirees of 7th bipartite is not discriminatory as those of the 8th bipartite settlement who are getting uniform DA with the lower factor of 0.18%. It was the wrong understanding of the arithmetic of the issue which resulted in getting adverse judgment. This was forcefully explained by the AIB Park only to IBA Ministry of Honorable Minister, which ultimately clinched the 100% DA to pre-November 2002 retirees. But of course, prospectively, it is also equally important to know that the judgment and simultaneously upheld the applicability of a Nakara judgment in 100% DA case. Also. Fourth point, dismissing MC Singla case, the Punjab and Haryana High Court Honorable Justice K. Kanan held that though it was agreed to frame rules for updation in the settlement dated 29th 1093, the issue was not taken up and final regulations were approved without provision of updation. As against this, our views are. While reporting the portion of the judgment, the author of the circular conveniently forget the mention that updation of pension was provided in Regulation 35(1) and procedure for updation has been mentioned in the Appendix 1 for the eligible batch at that point of time of 1186 to 1087 retirees, and that same formula was adopted by central government. In 2003, the amendment was made mandating periodical updation, but IBA failed to implement the same by withholding the publication of updation formula for subsequent wage revision settlement. The Singla case petitioner filed petition much after the amendment to the Regulation 35(1) was affected in the year 2003, making the regulation universally applicable for all pensioners, both basic pension and additional pension, whenever applicable, shall be updated as per the formula given in Appendix 1. Unquote. Perhaps the petitioner
as retirees had no access to the amendment that took place in 2003, but was it not the moral duty of the concerned bank management and IBA to have brought it to the notice of the Honorable Court about the existence of the Bank Employees Pension Regulation 1995 and subsequent amendment to 35(1) in 2003. Moreover, the Bank Employees Pension Regulation are statutory regulation and come under subordinate regulation with the force of law, and as a subordinate legislation are also in the public domain. So the aberrant averment by anybody that no additional point ground can be brought at the appeal stage is unfounded so far as bank employees pension regulation are concerned in case of the appeal pending in ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. मैं भी इस पॉइंट को सपोर्ट करता हूं कि नो एडिशनल फैक्ट और एडिशनल पॉइंट और ग्राउंड विल बी टेकन इन appeal stage, but it is a part of the original writ petition itself, which could not be brought in the notice of the Honorable High Court at the time of judgment. So, if any omission or commission is done at lower court, the higher court can consider such omission for the greater benefit of the petitioners. So I agree with the AIB Park this view that the fact can be brought before Honorable Supreme Court any time whenever the next hearing will be there, and the table argument will be made for that. To point at the appeal stage, petitioners are not permitted to raise new issues other than the clause 12 of the memorandum of settlement provided of regulation number 56. As against this, our views are, even at the cost of the repetition, we wish to state that the bank employees pension regulation is a subordinate legislation, and hence it is a statute, and a statute in public domain, and it is deemed to be in the public view. Hence any law omitted to be cited or noticed in the original argument can always be brought at any stage of the appeal. Yes, I agree 100% with this view that this can happen easily, and moreover it is a statute which is in public domain which could not be brought at the time of the hearing in the high court. It can easily be brought in Supreme Court also. So this confusion created by AIF RF was absolutely wrong and was not acceptable at all. Pointed no direct mention of principle of famous Nakara case in writ petition SLP, our views as against this. I also mentioned in my video that DS Nakara case is the basic principle case for pensioners, which is implied everywhere where whenever the case is filed by the petitioner who are pensioner. आइए AIB पार्क इस संबंध में क्या कहते हैं. Honorable Justice DS Nakara's golden logic is that very purpose of the of pension or liberating it for the welfare of retired employees, and it is to be considered a public purpose, and what public purpose is served by denying liberalized pension to those pensioners merely because they retired before the cutoff date. A basic lesson imparted by golden rule of DS Nakara case is that the pension is not charity or bounty and need to be improved upon. The pension serves as public purpose. Everyone shall have no to remember that the demand for updation of pension serves a public purpose, and nobody can or should work against this public purpose. Unfortunately, the present working union UFU is also against the updation. That is why
they brought the ex gratia. They agreed IBA's proposal for ex gratia payment, which is a very petty amount, very meager amount, and in fact, it is insulting to the pensioners. We earnestly request all concerned not to toe the illogical stand of IBA. We also request all concerned not to swayed by the deliberate assertion of IBA that the Bank Employees Pension Regulation does not provide for updation just because that the IBA filed a false affidavit in the Honorable Court. We have seen how continuously IBA lost the case filed by individual retirees or many issues ranging from individual additional 5 years benefit for computation pension to the special VRS comrade to 1616 to 1884 different index for basic pension and basic pay in the 7th bipartite settlement, which was later on corrected in 8th bipartite settlement prospectively despite the issue being sub judice. At that time, subsequently the petitioner won the same in the Honorable Supreme Court retrospectively. AIB Park, right from its inception in 2012, that is, since more than 12 years, successfully focused the issue of updation most logically and empathetically, quoting the appropriate Regulation 35(1), considering ex gratia now in the 12th bipartite settlement, though not in the line with our demand of updation of pension as per Regulation 35(1) still amount to the fact that the battle for updation of pension is already half won and we shall not rest until full updation of pension is achieved. Meanwhile, AIB Park and our affiliate Arise are coordinating with the petitioner famously known as MC Singla case in pursuing the updation case in the Honorable Supreme Court and also bearing major portion of the legal expenses required to fight case फाइट द केस। दोस्तों, जो कि एआईबी पार्क ने ये अभी अपने लेटर में डिस्क्लोज किया, ये मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया कि एआईबी पार्क भी सपोर्ट कर रहा है जो ओरिजिनल पेटिशनर हैं और पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरीज की जो फेडरेशन है वो जो केस फाइल कर रही है श्री MC सिंगला द्वारा फाइल किए हुए केस को परसू कर रही है, उसके लीगल एक्सपेंसेस एआईबी पार्क द्वारा बियर किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एआईबी पार्क के पदाधिकारियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस में पिछले 6 महीने से डेट नहीं लगी। 21/11/2023 को जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसके बाद अब डेट बार बार बदलती जा रही है और अब तो लिस्टिंग होना भी बंद हो गया। उसके लिए कोई रिनोन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हायर किया जाए। उसके लिए बेशक ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, उन एक्सपेंसेस को एआईबी पार्क अच्छी तरह से बियर कर सकता है। अगर उसमें और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है तो हमारे पेंशनर्स साथी कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि एक अच्छा वकील खड़ा करके इसकी लिस्टिंग करवाई जाए, इसके सुनवाई करवाई जाए और इस केस को स्पीडली फाइनलाइज करवाया जाए। वी होप that the confusion created in the mind of the bank retiree would be eradicated and they will have a clear perspective of the issues with best wishes and regards. Comradely viewers, KV Acharya, President AIB Park and Joint Convener CBPRO, सुब्रत सरकार, जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, मैं इस लेटर के सभी कंटेंट्स से काफ़ी सहमत हूँ और मुझे उम्मीद है एआईबी पार्क अपनी सपोर्ट पूरी तरह से MC सिंगला केस में देता रहेगा। दोस्तों, एआईबी पार्क के इस डिटेल लेटर को मैंने वर्ड बाय वर्ड इसलिए भी वीडियो में कवर किया क्योंकि जो पिछला लेटर एआईबी आरएफ द्वारा था उसको भी मैंने पूरी तरह से कवर किया था और उसके एक एक पॉइंट को जो नेगेट किया था उसमें कहा था कि ये जितने भी आर्गूमेंट इन्होंने किए हैं वो कुछ बायस्ड हैं
इररिलेवेंट हैं, इलॉजिकल हैं और इलीगल भी हैं, जो कि आईबीए को सपोर्ट करने के लिए, ईओपीयू को सपोर्ट करने के लिए ही किए गए थे, ताकि पेंशनर्स के मन में भ्रम पैदा किया जाए और उनको किसी भी ढंग से एमसी सिंगला केस को लड़ने के लिए कमज़ोर किया जाए। लेकिन मेरा सभी पेंशनर साथियों से अनुरोध है कि एमसी सिंगला केस एक बेस केस है और वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पर है। अगर इसमें सीधा फैसला हो जाता है पेंशनर्स के फेवर में, तो अपडेशन का रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। तो जब कभी भी यदि फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़े, यदि किसी अच्छे एडवोकेट को, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया है एआईबी पाक से कि अच्छे एडवोकेट को हायर किया जाए, और उसके लिए यदि ज़्यादा फीस भी देनी पड़े तो उसके लिए सभी पेंशनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब कभी भी यदि कंट्रीब्यूशन की डिमांड की तो करेंगे, तो मैं भी अपनी तरफ से वीडियो में रिक्वेस्ट करूँगा अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को कि इस केस के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको अपने साथियों आप इसको लाइक करें और साथ ही अपने साथियों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो इसके कमेंट करें। और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।